राजपूत न्यूज नेशन के कार्यक्रम द इन्फ्लुएंसर्स में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेहमानों से परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ मिस्टर राधेश्याम पांडे जी, जो कि चेयरमैन है विज्ञान संजीवनी सेंट्रल कॉलेज जौनपुर। मिस्टर एसके अग्रवाल जी, डायरेक्टर कैट जी वाराणसी। मिस्टर वैभव सक्सेना जी, डायरेक्टर एमएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। हालांकि आप तीनों मेहमान भी पूर्वांचल से ही है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मंच पर आने के लिए। राधेश्याम जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने बताया कि आपने स्कूल वहां खोला है जहां पहले कुछ नहीं हुआ करता था, सिटी से काफी दूर, और कहे कि आज का प्रयागराज, पहले इलाहाबाद, जौनपुर के बीच में। तो आपने सोचा कैसे और इसे किया कैसे, और आपका ये मैसेज भी क्लियर होना चाहिए, यूथ इससे किस तरीके से सीख ले। सर माइक। सबसे पहले तो मैं अपने विषय में बताऊं। मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से गांव, गरीब और किसान की बात करने आया हूँ। मैं किसान का बेटा, गांव से पढ़ने वाला और गरीब का बेटा। आपको अपने विषय में बताऊं, मैं दो सीनियर क्लास 1 गजेटेड पोस्ट से रिटायर्ड व्यक्ति हूँ। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बनने के बाद मैंने इंडियन एयर फोर्स में कमीशन ऑफिसर के रूप में 2 साल सेवाएं दिया। उसके बाद मेडिकल कैटेगरी डाउन होने के नाते से मुझे इंडियन एयर फोर्स से बाहर कर दिया गया। तो मैं IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में यूनियन पब्लिक सर्विस से क्वालिफाई करके क्लास 1 गजेटेड पोस्ट अपर महानिदेशक पद से वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार से पूरे भारतवर्ष में सेवाएं दे करके निवृत्त हुआ हूं। और चूंकि मैं जिस बैकग्राउंड से हूं, उस बैकग्राउंड से मैं आपको बता दूं, गांव में टैलेंट्स की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा टैलेंट्स गांव में ही बसता है। दूसरी बात, भारत की आत्मा गांव में बसती है। ये सब लोग जानते हैं। हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव ही भारत की असली आत्मा है। तो उस गांव से, गांव में आप सुने होंगे, गरीब होते हैं, किसान होते हैं, उनकी जीवनचर्या किसानी से शुरू होती है, और फिर भी उसी माहौल में वो अपने को जिंदा रखते हैं, अपने को उसी माहौल में रहने के लिए वो जो है गर्व महसूस करते हैं। तो मैं उस माहौल से निकल करके पूरे भारतवर्ष में, जैसे बताया, सेवाएं दिया। मेरे अंदर ये कसक रहती थी, सारे गांव के बच्चों को टैलेंट कितना भी हो, उनको संसाधन नहीं मिलता, पढ़ने का अवसर नहीं मिलता, अच्छे स्कूल नहीं मिलते। तो मेरे दिमाग में, मैं उसी संघर्ष से गुजरा हुआ व्यक्ति था, तो मेरे दिमाग में था कि क्यों नहीं इन बच्चों को, जहां से मैं निकला हूं वहां से कुछ करूं। तो मैं अपने सर्विस पीरियड के दौरान ही, हमारे पास संसाधन नहीं थे, पैसे नहीं थे। मैं आपको एक बार और बता दूं, मैं अपने डिपार्टमेंट का सबसे ऑनेस्ट व्यक्ति था। अगर ईमानदारी की बात की जाए तो मेरा नाम जो है क्लास 1 गजेटेड पोस्ट पर काम करते हुए पहले लिया जाता था कि राधेश्याम पांडे ही रियल हीरो हैं। किसी सर्विस में उनका उदाहरण दिया जाता था। तो मेरे पास संसाधन नहीं थे कि मैं स्कूल खोल सकूं बड़ा। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना भाई कोई सुविधा बनाई जाए। अपने पिताजी से मैंने कहा हमें स्कूल खोलना है। तो उन्होंने कहा ऐसा है भाई, तुम्हारे पास तो कोई रोड पर जगह है नहीं। जो कस्बा हमारे यहाँ से है, मुगराबाद शाहपुर पड़ता है। मेरा गांव जो है वहां से नजदीक है, 3 किलोमीटर दूरी पर है। जौनपुर जिला है, जैसा आपने बताया, जिले में जो है काशी के मंडल में हम रहते हैं। तो पिताजी ने कहा भाई हमारा इस खेत है, तुम खेत ले लो, उसमें स्कूल खोल दो। तो 5 बीघा उनका खेत था, उन्होंने हमें जो है खेत दे दिया। तो मैं अपने खेत में विद्यालय खोल दिया। वहां कोई रास्ता वास्ता था नहीं, नहर के किनारे था। तो हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब थे, चलो भाई मैं आपको जो है खड़ंजा भिजवा देता हूँ। खड़ंजा भिजवा दिया। 12 साल से मेरा स्कूल चल रहा, अभी भी खड़ंजा है। पानी की कोई सुविधा नहीं, बिजली कोई सुविधा नहीं। मैंने फिलहाल स्कूल खोल दिया। तो कुल मिलाकर हमारे पास, सारे भाइयों को मिला के हमारे पास जितना संसाधन था, 4 कमरा में बनवा पाया पहले साल। हमने कहा चलो 4 कमरे में स्कूल खोल देते हैं। आप सबका आशीर्वाद था, पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद था। विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए लोग लाइन लगाने लगे, क्योंकि मैं अपने गांव से, अपने क्षेत्र से पहला ग्रेजुएट व्यक्ति था जो कि क्लास 1 गजेटेड पोस्ट पर गया था, इसलिए बड़ा नाम था। तो बोला नहीं, उन्होंने खोला है तो स्कूल अच्छा होगा।
तो एडमिशन शुरू हो गया। 10,000 5,000 रुपये हमने, भाई कुछ हमको दो, हमारा स्कूल बनवाना है, तो लोग दे भी देते थे। तो हर साल 2 कमरे 3 कमरे 4 कमरे बनते बनते आज जो है 25-30 कमरे हो गए। और मेरा विद्यालय आप सबके आशीर्वाद से और पूरे क्षेत्र के आशीर्वाद से क्लास 1 का विद्यालय है। इलाहाबाद, जौनपुर और उस क्षेत्र के बनारस जो भी बड़े विद्यालय होंगे उससे अच्छा विद्यालय है। और हमारे यहाँ IIT, PMT ग्रेजुएट्स सब वहीं से निकल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं होगा, कोई ऐसा जो है मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं होगी कि हमारे विद्यालय से बच्चे वहां न गए हों, अपना परचम न लहराया हो इस 10 साल के दौरान। ये मेरा अचीवमेंट रहा है। एस के अग्रवाल जी, जी, आप इंजीनियर्स तैयार करते हैं, इंजीनियर्स तैयार करते हैं, डॉक्टर तैयार करते हैं। एस के अग्रवाल जी, क्योंकि कैट जी वो संचालित करते हैं, तो चैलेंजिंग क्या है और दूसरा किस तरीके से यूथ और भी जुड़े, और क्या आपका प्रोग्राम है जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं? न्यूज नेशन का इस कार्यक्रम में इनवाइट करने के लिए बहुत धन्यवाद। और ये जो मंच है, इस मंच में मैं मेरे बारे में कुछ बोलने से या जो इंस्टीट्यूट चलाते हम कैट जी, उसके बारे में बोलने की जगह मैं प्रिफर करूंगा, अगर आप इजाजत दें, तो जो कोचिंग इंडस्ट्री स्पेशली कुछ जो सामाजिक प्रॉब्लम फेस कर रहा है, मैं चाहूंगा कि उसके बारे में बताना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। संक्षेप में ही दूंगा, बट आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोशल कॉज का एड्रेस करें कहीं ना कहीं जाकर। देखिए सर, नंबर 1 पॉइंट क्या है कि आज के दिन पर एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है कि टू रन ए स्कूल, लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ा एक अच्छा काम सोशल वर्क हो रहा है, बट टू रन ए कोचिंग इंस्टीट्यूट लगता है जैसे कि शायद ये काम इतना अच्छा काम नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पर भी, पब्लिक लेवल पर भी एक लुक डाउन वाली स्थिति दिखाई पड़ता है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं खुद IIT ग्रेजुएट हूं और 96 पास आउट हूं। 96 में मैंने कैट जी शुरुआत मैंने किया था, और जिस समय हमने शुरुआत किया था उस समय मैंने रियलाइज किया था एक बात को कि IIT ग्रेजुएट्स स्पेशली जो मेट्रो सिटीज है जहां पर अच्छे एजुकेशन या कोचिंग का व्यवस्था था, वहां से बच्चे सिलेक्ट होते थे। सिटी लाइक वाराणसी का इनका परसेंटेज बहुत कम शेयरिंग था उस समय। तो क्या कहते हैं कि एक बात जो समझने की आवश्यकता यहाँ पर है, जो स्कूल एजुकेशन है स्पेशली NCERT एंड ऑल, ये टेक्निकल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं करते। पहली बात तो क्वेश्चन इज दिस, हु विल फील द गैप बिटवीन दिस टेक्निकल एजुकेशन का रिक्वायरमेंट एंड स्कूल एजुकेशन का गैप को कौन फुलफिल करेगा। दूसरी बात क्या है कि क्या हम बोर्ड एग्जाम का आधार पर बच्चों को IITs में एडमिशन दिला सकते हैं? आंसर इज बिग नो। हमारा कंट्रीज में 32 स्टेट बोर्ड्स है, 5 सेंट्रल बोर्ड है, 37 डिफरेंट बोर्ड्स है। डिफरेंट बोर्ड एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट है, सिलेबस डिफरेंट है। उसको लेकर हम कैसे IIT जैसे कॉलेज में एडमिशन दे सकते हैं? नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, NCERT का जो सिलेबस भी है, अगर उसकी ही बात करें, अगर वो इतना बिलो स्टैंडर्ड है, मैं पूरा इस मन से कह रहा हूं। NCERT का तो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जरूरत आप लोगों की है समाज को आगे ले जाने की, छात्रों को आगे ले जाने की, इसीलिए ये जिम्मेदारी आज आप यहाँ हम लोग के साथ। मैं जल्दी खत्म कर बात, वो टाइम नहीं लूंगा। NCERT का जो लेवल है वो, मैं ये बात बिल्कुल ओपन मन से कह रहा हूं, NCERT इज मेंट फॉर मास। उस मास को पढ़ा सकते हो NCERT लेकर आप, पर NCERT का बुक का आधार पर IIT जैसे एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। ये बिल्कुल वास्तविकता बिल्कुल है। आई कैन प्रूव दिस, और ये सब लोग जानते हैं, सब लोग। दूसरी बात क्या है, आज के दिन पर जितने पेरेंट्स है, जब अपने बच्चे का तैयारी की बारी आता है, वो दे अल्टीमेटली अपने बच्चों को किसी एक अच्छा कोचिंग में भेजना चाहते हैं, बट उनके बच्चे पढ़ के निकलने का बाद वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दे स्टार्ट अपोजिंग। उनको लगता है कि जो है कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये कहना है कि हेडिंग कोचिंग का हो चाहे स्कूल का हो, वहां जो एक्टिविटी हो रहा है दैट इज इंपॉर्टेंट, ना कि उसका नाम क्या हो इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट लेवल पर देखिए उठाकर, अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स को GST से कंप्लीटली फ्री रखा है। स्कूल्स आर फ्री फ्रॉम GST बिकॉज स्कूल्स इम्पार्ट एजुकेशन।
whereas जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उन पर 18% जीएसटी गवर्नमेंट ने डाल रखा है, जिस कारण पेरेंट्स रियली बहुत परेशान होते हैं। और ये वास्तविकता है कि जब हर एक बच्चे को कोचिंग लेना ही लेना है, ये एक सोशल फैक्ट है, तो व्हाई नॉट गवर्नमेंट इज मेकिंग फ्री फ्रॉम जीएसटी, या जीएसटी को गवर्नमेंट शुड मेक इट। जी एक सर प्लीज डोंट स्टॉप इट इन बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आई थिंक सर जस्ट 2-3 मिनट्स मोर। सर मेरा कहना क्या था कि बात क्या है, अगर जीएसटी गवर्नमेंट 5% जीएसटी करती है, इन दैट केस आई फील ज्यादा इंस्टीट्यूट जीएसटी देंगे और फेयरली जीएसटी देंगे, गवर्नमेंट का जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा और पेरेंट पर भी इसका लोड कम होगा। लास्ट बात मैं कहना चाहूंगा, अभी कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने, धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि 16 साल उम्र से कम जो बच्चे हैं उनको कोचिंग नहीं करना चाहिए, कोचिंग उनको डिसअलाउ हो जाना चाहिए। मैं क्वेश्चन करता हूं, आज ओलंपिक गेम में जब हम सोचते हैं कि बच्चे को पार्टिसिपेट करना है, हम कहते हैं 4 साल का एज से बच्चों को तैयारी करिए, बिकॉज एक यंग माइंड का रिसेप्टिव कैपेसिटी इज वेरी हाई। बट टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम लाइक IIT JEE, हम कहते हैं कि नहीं, आप 10th पास करने का बाद सोचो, जिस एग्जाम में कि आपने कहा कि चांसेस, लिमिटेड चांसेस, ओनली 2 चांसेस, एक बार 12th के साथ, एक 12th पास करने का इमीडिएटली बाद, आप उसको स्टोर भी नहीं कर सकते। अगर आपने कोई एक एग्जाम नहीं दिया तो आपने वो चांस को आपने लूज कर दिया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज चांस फॉर ए चाइल्ड इज 1.5, इट इज नॉट इवन 2। तो मेरा कहना क्या है, इवन आई एम टेलिंग लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट, विराट कोहली जैसे क्रिकेट प्लेयर 100+ इंटरनेशनल मैच खेलने का बाद आप कहते हो कि उनको भी कोच है, ऑस्ट्रेलिया से कोच बुलाइए, लंदन से कोच बुलाइए, बट एक 10th पास चाइल्ड जिसको IIT का एग्जाम दे उसको कोच नहीं चाहिए। कैसे कंट्राडिक्शन है। मेरा ये कहना है कि सोसाइटी शुड एक्सेप्ट जो कोचिंग का रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर IIT JEE। पहले तो कोच की जरूरत ही नहीं होती थी, स्कूल से ही और अपने पेरेंट्स से ही। IIT आपने भी क्लियर किया होगा सारी चीजें। सर आई एम टेलिंग वन थिंग, आप जो कह रहे हैं स्कूल से, एक वैभव जी से एक सवाल, जस्ट मैं आपका क्वेश्चन क्लियर कर रहा हूँ। आपने क्वेश्चन वक्त नहीं है। वैभव जी से एक सवाल, वैभव जी किस तरीके से आपका ये MS ग्रुप काम कर रहा है आयुष को लेकर, और किस तरीके से जॉब भी आप क्रिएट कर रहे हैं? देखिए आज के टाइम में क्या है कि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए क्या होता है कि या तो नीट आपको देना रहता है, ठीक है, नीट के थ्रू आप डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें MBBS आप कर सकते हैं, BMS कर सकते हैं, BUMS कर सकते हैं, या BHMS कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसा कोर्स है जो बिना नीट के भी डॉक्टर बना सकता है, वो है BNYS कोर्स। तो MS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो बिना नीट के आपको BNYS कोर्स कराता है, जो कि अभी नीट के अंडर में नहीं आया है। तो यानी जिन लोगों को डॉक्टर बनने में रुचि है वो बिना नीट के भी डॉक्टर बन सकते हैं। लेकिन ये नेचुरोपैथी का प्रोसेस से होता है, और इसका जो रजिस्ट्रेशन रहता है दिल्ली में जैसे CCRYN, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड योगा नेचुरोपैथी, उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे जैसे भारतीय चिकित्सा परिषद हो गया, वहां पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग जिनका सपना टूट चुका हो या फिर जिनकी एज 40 से 50 साल हो, तो वो लोग अपना जो कैरियर जो है डॉक्टरी लाइन में आराम से बना सकते हैं, और बाद में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं और बैठ के प्रॉपर वे में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें एक चीज और भी है, जैसे जब प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात कहीं ना कहीं सडनली रिलीफ के लिए एलोपैथिक मेडिसिन की यूज रहती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो गजट है उसके तहत 10 अक्टूबर 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार का एक गजट आया था, जिसमें आप 25 ड्रग्स जो रहती है आयुष प्रैक्टिशनर वो आराम से प्रेस्क्राइब कर सकता है। तो एक लीगली वे में आप क्लिनिक चला सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि जब आप क्लिनिक चलाएंगे तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट करेंगे, और वो रेवेन्यू ऐसे जनरेट होगा जैसे आपके लोकल सोसाइटीज में जो है उसमें आप दवा खरीदेंगे, दवा सेल आउट करेंगे, उसका भी बेनिफिट होगा। तो एक रोजगार का ये माध्यम भी बन गया है। तो बहुत सारे लोग जो झोला छाप कैटेगरी में आते हैं, यानी जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं बिना रजिस्ट्रेशन के, यानी बिना CMO रजिस्ट्रेशन के जो अपना क्लिनिक चला रहे हैं, वो लोग BNYS का कोर्स कर सकते हैं और प्रॉपर वे में बैठ के क्लिनिक चला सकते हैं अपना। राधेश्याम जी, देखिए छोटी जगह और एक तरीके से देखा जाए, जो आपने बोला कि कुछ आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं थी, जिस खेत में फसल लहलाती थी अब वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय नहीं, उसे लहला रहे नहीं कहेंगे बिजनेस के पॉइंट से, उसे इसलिए उसे स्टूडेंट्स के संदर्भ में कहेंगे कि आप उनकी फसल एक तरीके से उगा रहे हैं। तो उसमें एक चीज ये किस तरीके से आप मोटिवेट करते हैं कि वो बाहर निकले तो वो समाज के लिए काम करें? देखिए मैं आपको बताऊं, मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था ये कि गांव में जो हमारे अभिभावक होंगे
उनकी पेइंग कैपेसिटी बहुत कम होती है। हम वहाँ अपनी मर्जी से मनमानी फीस नहीं ले सकते। हमें एजुकेशन का स्तर तो वही रखना है जो कि बड़े विद्यालयों में होना चाहिए। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि हमें जो है, अगर टीचरों को सैलरी नहीं देंगे अच्छा, तो हमारे पास अच्छा टीचर नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज मैं लेकर के चला हूं, मान के चला हूं कि ये चैलेंज है, मुझे इस पर खड़ा उतरना है। शुरू में 5, 7, 8 साल तक तो मैंने बहुत संघर्ष किया। हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो कहीं न कहीं से मांग जांच के इधर उधर उसको पूरा किया। अब स्थिति अच्छी हो गई है, हमारा ब्रेक इवन हो गया है। मैं जितना वहां कमा लेता हूं, फीस ले लेता हूं, उतना अपने जो है टीचरों को तनख्वाह दे लेता हूं। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ये चैलेंजिंग टास्क जो सरकार नहीं कर सकती, दरअसल मैं आपको कह दूं, यही सरकार का काम है। सरकार का काम बड़े बड़े शहरों में विद्यालय खोलना, वो काम नहीं हो सकता। सरकार का काम तो उन गरीबों के लिए होना चाहिए, गांव के लिए होना चाहिए, जहां 70% जनता गांव में बसती है। तो वो काम तो मैं करके दिखाया हूं कि भाई हम अपने कम रिसोर्सेज में भी वो काम अच्छा से कर सकते हैं। सरकार क्यों नहीं कर सकती? या तो सरकार जैसे रोड बना रही पीपीपी मॉडल में, आपने सुना होगा कि पीपीपी मॉडल ये होता है कि सरकार पैसा खर्च करती है और जो है पब्लिक भी खर्च करती है। तो उस पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, उन गांवों में अच्छा स्कूल शहर खोले और उसका मैनेजमेंट प्राइवेट को किसी दे दे, इसको कारपोरेट स्कूल कह सकते हैं। तो इस तरह का मॉडल, हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर से बच्चे आते हैं, तो हर 25 किलोमीटर पर जो है इस तरह से मॉडल पे स्कूल डेवलप किया जाए। सरकार जितना पैसा सरकारी स्कूल को चलाने में खर्च करती है, उनका जितना बड़ा बजट होता है, हम आपको बता दें, पूरे भारतवर्ष का विश्वास सरकारी स्कूल में नहीं है पढ़ाने का। सब लोग प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चों को। यहां तक कि जो सरकारी नौकर है वो भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते। तो सरकार ऊपर पैसा ही क्यों खर्च करती है? इतना बड़ा बजट सरकार खर्च करती है। शिक्षा विभाग भिक्षा विभाग बना हुआ है। हमारे यहाँ जो विभाग है, हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश में बात कर रहा हूं, उसको शिक्षा विभाग का नाम अगर कहा जाए तो भिक्षा विभाग है। इतना पैसा है, लेकिन वो हर व्यक्ति से भिक्षा मांगते फिरते हैं उनके कर्मचारी, उनके जो है वो। तो उतना पैसा सरकार खर्च ही क्यों करती है? हमारा तो सुझाव यह है सरकार से कि वो सरकार जो पैसा उस पर खर्च करती है, ये सुझाव समाज के लिए भी है। समाज के लिए भी है। समाज के लिए इसलिए भी है कि पहले लोग बाहर कमाते थे, वो इकट्ठे होकर स्कूल बनाते थे, स्कूल संचालित होता था, सबने देखा है सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज नेशन के इस कार्यक्रम में आने के लिए, मंच शेयर करने के लिए। इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं।